अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त चर्चा चल रही है अनुदान मांगों पर। बात अगर की जाए कानून व्यवस्था से जुड़े, चाहे उसमें न्याय विभाग की बात हो या फिर आबकारी हो, पुलिस हो और कारागार, जो सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं अपने अपनी अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। कोई पुलिस पे कोस भी रहा है तो कोई कह रहा है कि पुलिस के प्रति हमारी हमदर्दी भी होनी चाहिए, उन्हें वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनका वीक ऑफ नहीं होता है। करप्शन की बात भी चारों ओर गूंज रही है। तो चलिए क्या खास रहा विधानसभा में, हम चर्चा करेंगे। और पहले मैं आपको आज का मजमून दिखाता हूं, उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के किए जाने वाले योग के निमित्त 11 अरब 42 करोड़ 95 लाख 46 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। एक और सदन में न्याय प्रशासन, पुलिस, आबकारी और कारागार से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, तो दूसरी ओर सदन के बाहर बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड मामले में विधानसभा का घेराव हुआ। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अवैध शराब के गोरख धंधे, लंबित न्यायिक मामले, जर्जर जेल और कानून व्यवस्था पर जमकर ठनी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गत भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई और कहा कि 5 साल में उन्होंने जिस अपराध को 12.5% कम किया था, मैं 6 माह में गहलोत सरकार में अपराधों में 28% का इजाफा हुआ है, जिसमें महिला अपराध 50% तक बढ़े हैं। हत्या, बलात्कार और दुर्घटनाओं में भी मौजूदा सरकार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर घोषित बजट को भी अपर्याप्त बताया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने लंबित न्यायिक मामलों का मुद्दा उठाया। ऐसे तुम्हारे कौन कौन से अधिकारी हैं जो अपने साथ अपने स्टाफ के कई लोगों को साथ ले जाकर के इस डिपार्टमेंट को गंदा करने का प्रयास करते हैं, उस पर सख्ती करने का प्रयास करिए। इस फोर्स का मोरल बढ़ाना पड़ेगा, इसको साधन देने पड़ेंगे, इसको जो इक्विपमेंट हो सकता है वो दें। ये आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं सभापति महोदय, आज इस राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति दहशत की जिंदगी जी रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी दोनों वर्तमान में बेकाबू है। प्रदेश में अवैध शराब के फल फूल रहे धंधे को लेकर भी आज सदन गूंजा। विधायक बलजीत यादव ने अवैध शराब की दुकानों को बंद करने और प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत में शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बलजीत यादव ने थानों में सीसीटीवी लैस स्वागत कक्ष बनाने के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। वही होमगार्ड्स के वेतन 10% कटौती पर रोक की मांग की। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कोई अधिकारी कहीं जाए उसके साथ जाएंगे, किसी थाने का या कोई एसएचओ आए वही सब करता धरता होंगे। ऐसा लगने लगता है जैसा एसएचओ भी उनके ऊपर ही निर्भर है। और उसका कारण है कि वो सारे उल्टे सीधे काम धंधे वालों से मिले हुए रहते हैं। यही नहीं, विधानसभा में आज सत्ता पक्ष की ही विधायक शकुंतला रावत ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाई। वहीं मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा विधायक मदन दिलावर में अवैध शराब की दुकानों के मामले में जमकर नोकझोंक हुई। अगर ये संस्थाएं तीनों ही सरकारी तंत्र अगर सही तरीके से निस्वार्थ होकर और अपना स्वार्थ छोड़कर काम करें तो राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपराधों पर रोक लग सकती है। प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को लेकर फिर से बहस छिड़ी है। किसी भी सूबे की सियासत के लिए कानूनी व्यवस्था की सुदृढ़ता खास मायने रखती है। पुलिस की जिम्मेदारी तय करने के लिए उन्हें सुविधाओं से लैस करना भी जरूरी है। एक तरह से कहे तो कानून को सुधारने, कानूनी व्यवस्था को सुधारने और जरूरत पड़े तो कानून के रखवालों को सुधारने की भी जरूरत है। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चले पुलिस पर चर्चा हो और पुलिस पे करप्शन के आरोप ना लगे, लेकिन हमदर्दी भी रही। सबसे रोचक बात यह रही कि जिन सदस्यों ने भी चर्चा की, अपने जो सुझाव दिए वो निश्चित रूप से काफी बेहतरीन सुझाव रहे। हमदर्दी की बात करें तो ये कहा गया कि एक पुलिस महकमा ऐसा महकमा जिसमें वीक ऑफ नहीं है, और खुल करके चर्चा भी की। एक बात और बताना चाहेंगे कि एसओजी को इसी अनुदान मांगों के दौरान और मजबूत किया जा सकता है। उसे साइबर क्राइम और दूसरे तरीके जो ऑफेंसेज हैं, खासकर इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं, उसके लिए भी और मजबूती दी जा सकती है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पुलिस तंत्र को मजबूत तो करना चाहते हैं, संसाधन है नहीं, संसाधन में आपकी नफरी भी आती है। अदालत है तो अदालत की बिल्डिंग बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरी चीज संसाधन भी होने चाहिए, जजेज हो, उनका स्टाफ हो। तो चलिए, कुल मिलाकर के चर्चा काफी रोचक और बेहतरीन कही जा सकती है। अभी हमारे साथ इस वक्त भाजपा विधायक सुभाष पूनिया जी हैं, निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जी हैं। सुभाष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। अभी आप लोग अपोजिशन में है, सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन केवल एक तुलनात्मक चर्चाएं जैसे होती रही, कटारिया जी ने जिस तरह से चर्चा की या फिर राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने आपकी ओर से चर्चा की, और भी दूसरे साथी कर रहे थे, हम आंकड़ों पे कितना गौर करके क्या हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं या हमें तय में जाने की जरूरत है? देखिए, आज गुलाब जी ने जो बातें उठाई और जो आंकड़े पेश किए, उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि गत सरकार की इस सरकार की तुलना जो की, निश्चित रूप से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। चाहे कोई महिला अत्याचार रहा हो, चाहे कोई अपराध, जितने भी मतलब अपराधों में भी अपन 7वें नंबर पे, 6 करोड़ से अधिक जो आबादी है उसमें अपन 7वें नंबर पे हैं, और 4 सालों में 21% की कमी 2018 तक, और जनवरी 19 से जून 19 तक ये वृद्धि हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस शासनकाल में अपराधों पर निश्चित रूप से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जी, बलजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कई रोचक बातें आपने उठाई, करप्शन से लेकर पुलिस के प्रति हमदर्दी जो है, काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो सच्चाई में एक जो हम देखते हैं सामने, वो चीजें आपने उठाई। लेकिन वास्तव में बात अपराध रोकने की होती है। सरकार किसी की भी आए, अगर अपराध बढ़ता है तो प्रदेश की तस्वीर के बट्टा लगता है, उस पर एक छाप रहती है कि प्रदेश कैसा है। आज इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉयमेंट कर सकती है, कितने निवेश आता है, लेकिन वास्तव में अगर किसी प्रदेश में टूरिज्म अगर पनपता है तो मुझे लगता है कि वहां की कायापलट हो सकती है। लेकिन वहां इस बात का एक बड़ा पैरामीटर आपके लिए रखना होगा कि वास्तव में वहां क्राइम रेशो क्या है, वहां सड़कों की स्थिति कैसी है। तो अगर आज क्राइम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश की साख पे असर पड़ता है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं। क्राइम अगर बढ़ता है तो टूरिज्म पे भी असर पड़ेगा, जो निवेश आता है, बाहर से इन्वेस्टर आता है, उस पे भी असर पड़ता है, और अपनी स्टेट की इमेज जो खराब होती है तो बहुत तरह से स्टेट को नुकसान होता है। और केवल बाहर से आने वाले लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो शांति प्रिय लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और वो शांति से रहना चाहते हैं और अच्छे से अपना यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, काम धंधे करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर होता है। अगर बहुत ज्यादा कहीं पे क्राइम बढ़ेगा तो यहाँ की प्रतिभाएं भी पलायन करेंगी, यहाँ के लोग यहाँ निवेश करने से भी डरेंगे। वो देखेंगे जहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है उस स्टेट में जाकर अपना काम करें। क्योंकि ऐसा बहुत सी बार देखने को मिलता है कि कोई बिजनेस करता है आदमी, उसको तरीके से तरह तरह से क्रिमिनल लोग परेशान करते हैं। आप कहीं अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपसे चौथ वसूली करने लगते हैं, आपसे तरह तरह की डिमांड करेंगे, तो आदमी डरता है उस चीज से। तो ये जहां भी ये मान के चलो कि डर का माहौल होगा, यहां जहां पे क्राइम होगा वहां पे उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए स्टेट में चाहे गवर्नमेंट कोई भी रहे, मैं तो ये चाहता हूं क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। और रही बात दूसरी चल रही थी आंकड़ों की, देखिए मेरा मत इसमें दूसरा है। मैं विधानसभा में भी सुन रहा था और हमेशा ही सुनता हूं, मीडिया भी लो, अपोजिशन भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, आंकड़े गिनाए जाते हैं कि देखिए हमने क्राइम कम कर दिया, इतने क्राइम, ये क्राइम रेट ये हमारे में ये इतना % घट गया, इसमें इतना % बढ़ गया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप इन आंकड़ों पे ज्यादा फोकस करने के बजाय उस क्राइम को कंट्रोल करने पे फोकस करिए। इन आंकड़ों के चक्कर में ऐसा होता है कि बहुत से पीड़ित लोग हैं, हमारे पास आते हैं बहुत सारे कि सर हमारी FIR दर्ज नहीं हुआ, हमारे साथ मारपीट हो गई, हमारी FIR दर्ज नहीं करा SHO, कभी कोई उससे लूट हुई है,
किसी के घर पे डाका पड़ा है और वो कहता है चोरी की रिपोर्ट दर्ज करो, क्योंकि वो डाके वाली रिपोर्ट नहीं लेना चाहता। लूट हुई, वो लूट की नहीं लेगा, कहेगा आप चोरी की लिखा दो। तो वो जिस आदमी के पास सिफारिश नहीं है, या जो आदमी बेचारा प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या जो रिश्वत नहीं दे सकता है या नहीं देना चाहता है पुलिस को, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है केवल एफआईआर दर्ज कराने में भी। और वो इसलिए होता है कि माहौल रहता है कि मेरे थाने से कम एफआईआर कटें, इन गंभीर जो मुकदमे हैं वो कम दर्ज हों। तो वो इस आंकड़ों की बजाय साफ मन से ये रहे कि जो भी आए, पीड़ित आए, न्याय मांगने के लिए आए, उसको न्याय मिले, न्याय तुरंत मिले। और आम जनता है, उस आम जनता का पुलिस में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो, जो इनकी पंचलाइन है। लेकिन अक्सर देखा क्या जाता है, हो ये रहा है, स्टेट में हो रहा है, बहुत सी जगह हो रहा है कि जो आम जन है वो डरता है पुलिस से, थाने में जाने से डरता है। और जो क्रिमिनल है, भूमाफिया लो, शराब माफिया लो, ये लोग थाने में एसएचओ के आपको बैठे मिलेंगे, ऐसे जाएंगे जैसे एसएचओ के खुद के फ्रेंड है। एसएचओ लगाने वाले वो हैं, और शराब माफिया एसएचओ लगाते हैं। एक जानकारी मैं चाहूंगा, बजट में अनाउंसमेंट भी किया मुख्यमंत्री ने कि सीसीटीवी कैमरे थानों के रिसेप्शन बनाए जाएंगे। मैं यहां एक चीज जानना चाहता हूं, आप लोग हाउस का हिस्सा है, आप जो कहेंगे वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी, आपके सुझाव मायने रखते हैं। आप दोनों एमएलए साहिबान हैं, आरटीआई में आज थोड़ा जूझना पड़ता है, लेकिन चीजें बाधित करती है कि आपको देना ही पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है कि एक स्तर हो किसी का, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को परेशान करने के लिए, लेकिन वो जो सीसीटीवी फुटेज हो, इनका एक टाइम पीरियड हो, वो उनको डिलीट नहीं किया जाए, और साथ ही यह तय किया जाए कि अगर उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अगर वास्तव में लगता है को पीड़ित आकर के उसके पास में कि मेरे साथ ये अन्याय थाने में हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, तो क्या वास्तव में परमिशन मिलनी चाहिए को जनप्रतिनिधि उसको देख सके? नहीं, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने का मैंने तो जिस दिन ये घोषणा हुई तब भी इस बात को पूछा, तो मुख्यमंत्री जी के जो वहां पे संजय सोत्री जी लग रहे हैं, मैं उनसे पूछने वाला था, इससे पहले उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इस बात को, ये डिलीट तो नहीं कर दी जाएगी या ये कैमरे सीसीटीवी खराब कर दिए जाते हैं? तो उन्होंने कहा डिलीट नहीं की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये डिलीट नहीं की जाएगी, रिकॉर्ड में रखी जाएगी। और निश्चित रूप से मैं तो इस बात पर, आपकी बात पे सहमत हूं कि वहां का जनप्रतिनिधि देखना चाहे तो उसको दिखानी चाहिए कि कोई पीड़ित कहता है मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, या मैंने देखा कि मैं जिसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया था कि इस आदमी ने मेरे साथ लूट की या इसने मेरा सर फोड़ दिया, चौथ वसूली मुझसे कर रहा है, और वो एसएचओ के ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा है, तो वो देखे जाने चाहिए। जनप्रतिनिधि देखे और उसको लगे वास्तव में ऐसा हुआ है, तो उस एसएचओ के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ये लगाने का मतलब यही है। स्वागत कक्ष होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन आता है उससे कैसा व्यवहार किया जाता है, महिलाएं आती हैं बेचारी दर्ज कराने, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो ये चीज होनी चाहिए। मैं तो आंदोलन करता रहा हूं, आपको ध्यान नहीं होगा, है पता नहीं, मैं कितनी बार मेरे बहरोड में मैंने बड़े बड़े प्रदर्शन करे इस मांग को लेके कि आप थानों में इस बात पे सब कहते हैं कि व्यवहार पुलिस ठीक करे, व्यवहार ठीक करे, तो चीफ मिनिस्टर क्यों ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया थाने में, और वो फिर उसको डिलीट ना कर पाए उसकी रिकॉर्डिंग को, और उसको कोई भी अगर मैं कंप्लेंट करता हूं मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो ऑफिसर जो भी हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो, उसको देखे और उसको चेक करे, उसका अपराध पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई। और आरटीआई से भी अगर कोई लेता है, कोई ऐसी बात है गंभीर, उसे देनी चाहिए जानकारी, उसमें क्या बुराई है देने। चले मैं आऊंगा आपके पास में, श्याम जी हमारे साथ में, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। श्याम जी, बात आंकड़ों के साथ में शुरू हुई, और ये कहो कि गुलाब चंद जी कटारिया कोई अवसर मिला, पहली बार उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सीमित रखा पुलिस और कारागार पे, आंकड़ों की बात की। आंकड़े आ रहे हैं, ये बात ठीक है कि आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो सरकार को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आंकड़ों में चले जाते हैं कि उनसे बेहतर हमारा, हमसे बेहतर उनका रहा। आंकड़ों से पुलिस हो, चाहे जेल हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, कितनी तस्वीर बदल जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, मैं आज विधानसभा में बैठा भी था, शुरुआत गुलाब चंद कटारिया जी ने की, जो 10 साल गृह मंत्री रहे। 10 साल में उन्होंने कुछ सुधार भी किया होगा, लेकिन बजट पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया उन्होंने, उसको खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे कि ये वाली सरकार बढ़ाए कुछ पैसा। लेकिन आप बताइएगा कि जब थानों की स्थिति, जब किसी के पास, अभी तो थाने पे
पहले तो किराए पे थाने चलते थे, थानों के भवन ही नहीं हुआ करते थे, बहुत खराब स्थिति थी, फर्नीचर तो होते ही नहीं थे। और फर्नीचर आप देखिएगा, जब मैं सोचता था कि एक बार ISO 901 वो उस तरह के थाने बने थे और हम भी और आप गए थे और उसको 5 स्टार होटल की तरह उसको थाने को प्रदर्शित किया था। तो एक बार आप देखिएगा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने पाटिल थे, उन्होंने कहा कि थाने हमको 5 स्टार नहीं चाहिए, थानों में इतनी सुविधा मत दे दो जिससे कि थाने बिल्कुल ही बदल जाए। इसलिए थानों में जो व्यक्ति जिसका कोई रखवाला नहीं होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसको कैसे मदद मिले, सबसे बड़ी बात तो ये है। थाने में जाने से घबराता है, जैसे मेबल जी इनका यादव साहब का भी मैं सुन रहा था, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से अवेयरनेस करके, जन जागृति करके एक भी दुकान नहीं खुलने दी आबकारी की। इन्होंने कहा कि बाकी कुछ MLAs ने भी लाइसेंस से खोलिए। तो अब देखिएगा कि अगर जागरूक प्रतिनिधि है तो निश्चित रूप से सुधार होता है उसके क्षेत्र में, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उसको पब्लिक चुन के भेजती है, पब्लिक का होता है वो व्यक्ति, और पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा तो अगली बार 5 साल बाद उसको फिर परीक्षण के लिए उन्हीं पब्लिक के बीच में जाना होता है, क्योंकि पब्लिक का चाहता वही बनता है जो पब्लिक का काम करता है। अब सही बात है, आज की स्थिति में जेल की स्थिति यह है कि आप वहां पर इतनी भीड़ है कि आप क्या स्थिति, जो वहां पर प्रभावशाली व्यक्ति है, रसूखदार है, उसको सब सुविधाएं मिलती है, उसको सब AC भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जो एक इस तरह का आता है तो अब वहां पे भी आज तो मेरे को तजुर्बा हो रहा था कि ये कहा जा रहा था विधानसभा में भी खुल करके कि कारोबार हो रहा है जेलों में, और वो व्यक्ति जो बाहर सुरक्षित नहीं है वो जेल में आराम से सुरक्षित बैठ करके कमा रहा है। तो उसके लिए तो जेल एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो इस सरकार को देखने वाली बात है। आप गुलाबचंद कटारिया ने स्वीकार किया कि मैं इसमें वो नहीं कर पाया। तो आप बताइए कि गुलाबचंद कटारिया भी नहीं सुधार कर पाए, 10 साल गृह मंत्री रह लिए, अब इस सरकार के ऊपर आरोप लगाने का आपका अधिकार तो समाप्त हो गया। मेरे समझ में नहीं आता, प्रतिपक्ष के नेता हो आपको तो बोलने नहीं चाहिए, आपने अपने लोगों को तैयार नहीं किया। इसका मतलब आपके लोग नहीं बोल रहे, प्रतिपक्ष का नेता बोले या उपनेता बोले, बाकी कोई सक्षमता से बोलने वाला नहीं। 64 की है, क्योंकि 74 है, 72 तो ये 2+ 74 लोग अगर प्रतिपक्ष के जीत के आए और शुरुआत अगर प्रतिपक्ष के नेता को करनी पड़ रही हो और प्रतिपक्ष का नेता हर चीज में बोल रहा हो, तो कितनी गंभीर स्थिति है। राजनीतिक तौर पर आपने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार नहीं किया। मेरा मतलब है कि प्रतिपक्ष का नेता का बहुत बड़ा दर्जा होता है, नहीं बोलना चाहिए उसको तो बहुत सारी अलग चीजों में उनको बोलने देना चाहिए कि आप बोलिए, मैं आपका संरक्षण करूंगा, देखूंगा कि आप किस प्रकार से बोलते हैं, सिखाएंगे। बेरू सिंह जी को मैं देखता था, वो कहते थे बोलिए, कमियां होती थी बुलाते थे, भाई तुमने ये कमियां रखी, इसको बोलिए। तो अब हाउस में आप गृह मंत्री होने के बाद अगर उसकी शुरुआत करेंगे तो जो आपके MLA चुन के आए उनको अवसर कम मिलेगा। अपनी बातों को उनके माध्यम से कहलाइए और आप सरकार को कैटेगरी में खड़ा करने का प्रयास कीजिए अलग तरह से। आपको प्रतिपक्ष के नेता के नाते, मैं तो उस दिन भी बोल रहा था, आप नारेबाजी मत कीजिएगा। इस सदन की गरिमा होती है, प्रतिपक्ष का नेता बराबर का कैडर का होता है, उसको पूरा मुख्यमंत्री के बराबर अधिकार होते हैं। ऐसे नहीं कि प्रतिपक्ष का नेता जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगेगा, तो इस सदन की गरिमा का रखने का अधिकार किसको होगा। देखिए, जो नए लोग आए वो सीखेंगे किससे, इन वरिष्ठों से सीखेंगे। वरिष्ठों के सीखने का मतलब आज जिस प्रकार का बातें हो रही थी कि देखिएगा 90% से ज्यादा तो तनख्वाह में चला जाता है, 10% उसके इक्विपमेंट पे, हथियार पे खर्च कर रहे हो, तो साधन संपन्न तो हो ही नहीं पाएगा। आपकी देखिए, क्रिमिनल जो होता है उसके पास तो होती है AK-47 और आपके पास डंडा होता है, डंडे पीछे लेके भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्रिमिनल से सुधार पाओगे। आपकी जीप ऐसी होती है, धक्का लगा के स्टार्ट करते हो, उनके पास स्कॉर्पियो वगैरह तेज गति वाली होती है। तो आपको देखो, पुलिस को मैं कह सकता हूं कि आप कितना भी बुरा कह लो, लेकिन पुलिस अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग गड़बड़ है जी। नहीं, सामने आप तारीफ भी कर रहे हैं पुलिस की, उसके प्रति सिंपैथी, हमदर्दी भी जताई जा रही है। होमगार्ड्स के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी पूरे 12 महीने काम मिलना चाहिए और उनका जो फंड है 10% वेलफेयर फंड काटते हैं, उसका कोई हिसाब तो हो। अगर किसी की, मेरे गांव के पास का एक होमगार्ड सरिस्का के अंदर तस्करों से भीड़ मरा, उसके गोली लगी और बस इलाज तक उसको सीमित रखा। अब स्थिति यह है कि वो विकलांग हो गया, तो नाके पे तो एटलीस्ट उसको जगह मिलनी चाहिए। कई बार मेरा वो आज बैठ नहीं पाया, बलजीत जी के माध्यम से मैं चाहता भी था कि होमगार्ड्स की ये पोजीशन है, अगर वही सिपाही होता तो कहीं नौकरी भी कर रहा होता। कभी कहीं तो जबकि तस्करों से उसके मुठभेड़ हुई है, तस्करों के साथ में। देखिएगा, पुलिस की नफरी है नहीं इनके पास पूरी,
अब होता क्या है कि ट्रैफिक 27,000 होमगार्ड है, उनको काम लेना चाहिए। श्याम जी, मैं अभी वापस आऊंगा आपके पास में, सुभाष जी के पास जाना चाहूंगा। सुभाष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कानून व्यवस्था पे हाउस में चर्चा चल रही है और इससे पहले भी 2 घंटे की डिबेट एक रोज रखी गई थी कानून व्यवस्था पे। आप जिस क्षेत्र से चुनकर के आते हैं, शेखावाटी के 3-4 जो जिले हैं, बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है वहां पे कि गैंगवार इतने जबरदस्त तरीके से होने लगे, जिस युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी हमारे सपने होनी चाहिए थी कि कहीं इंजीनियरिंग करेंगे बच्चे, कहीं और कुछ करेंगे, वो आज वेपन्स का शौक रखते हैं और सेल्फी लेकर के फोटो लोड करते हैं। पिछले दिनों कई बार इस तरह की चर्चाएं, हरियाणा की गैंग्स के साथ में वो मिक्सअप होकर के और बिल्कुल डाउन स्थिति में जा रहे हैं। तो शेखावाटी की चिंता आप लोगों को होनी चाहिए। मुझे खुद को चिंता है कि पिछले दिनों जिस तरह से गैंगवार हो रहे थे, घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। मैं इसमें एक निवेदन करूं आपसे कि हमारा जिला और मेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और वहां के अपराधी मैं देखता हूं कम से कम 2 थानों में। इस समय हालात ये हैं कि 2 थानों में बैठ के वो अपराधी वहां एसएसओ के साथ बैठ के चाय पीते हैं, यहां तक की स्थिति आ गई। और अभी कल रात को ये घटना हुई है कि हमारे 7 बार के एमएलए रहे और पूर्व मंत्री रहे सुंदरलाल जी, उनके घर के ऊपर भी नकबजनी रात को चोरी हुई है और उसके सहायक को कोई नशीला पदार्थ सूंघा के अब कोई स्प्रे किया होगा, वो सुबह 11 बजे तक बेहोश था। इस तरह की स्थिति हो रही है पूरे जिले में। चोरियों का आलम ये है कि आज मैंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के उठाने का प्रयास किया था, राजेंद्र जी ने उठाने नहीं दिया था। हाँ, उठाने नहीं दिया। तो उसमें भी ये है कि सूरजगढ़ मंडी जो प्राचीन मंडी है, वहां एक व्यापारी आज से ठीक 8-9 दिन पहले व्यापारी 12:30 बजे दुकान पे बैठा था। उसमें मंडियों में क्या होता है, आगे तो दुकान और पीछे मकान। तो बैठा बैठा देख रहा कि तेरे पीछे से घर में कौन घुसा है। उसकी मिसेज गई हुई थी लोहारू पास में, ये देखा 2 आदमी घुसे। एक आदमी को देखा कि कुआड़ खुले कैसे, वो अंदर गया, उस आदमी अगड़ा पकड़ा, क्या कैसे आया, बोले साहब इधर है। तो उसने उसकी कॉलर पकड़ी, उससे पहले तो उसने उसके कोई राड मारी, उसको वहीं बेहोश कर दिया। वो तो हल्ला हो गया। तो दिन में 12:30 बजे मंडी के अंदर चोरों का इतना गुस्सा है, अभी तक नहीं पकड़े गए। यही चिड़ाव में हालत है। सुल्ताना में परसों सुल्ताना बंद था, वहां धरना हो रहा था। तो हालत चोरी की, क्राइम की इतनी बढ़ गई, और वो भी हरियाणा प्रदेश के जो आते हैं उनके ऊपर कोई लगाम नहीं। लेकिन क्या लगता है सुभाष जी, 6 महीने में या पहले से चला रहा है ये सिलसिला? पहले हमारे चोरियों का सिलसिला नहीं था इतना जी, और पिछली कांग्रेस की सरकार थी तब भी भैंसे बहुत चोरी हुई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अब माफ करना बलजीत जी के इलाके में वही मेवात, बलजीत जी भी कह रहे थे, मेवात के लोग आते थे बिल्कुल, और वो ही जैसे कह रहे हैं ना कि पत्थर लेके गाड़ी में, और जो ही कोई पीछा भी करता था तो पत्थर बरसा देते थे और देखते देखते किसानों की भैंस ले जाते थे। ये बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ। अब फिर कांग्रेस आई है, 3-4 वारदात अब भी हुई है। नहीं, मैं फिर एक बात जानना चाहता हूं कि 6 महीने में या पहले से चला रहा है? पहले कांग्रेस की सरकार थी तब खूब हुई। नहीं, बीजेपी के सरकार के वक्त में, बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ कुछ नहीं। पर आपके हमारे नहीं सुभाष जी, आपके क्षेत्र के, मैं पूरे शेखावाटी की बात कर रहा हूं। आपके यहाँ पे नहीं, हमारे शेखावाटी सर गैंगवार आपके यहाँ पे हुई, हरियाणा के गैंग्स के खुलासे आपके वक्त हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के वक्त ये रहा, कांग्रेस के वक्त ये रहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि शेखावाटी की वो फिक्र होनी चाहिए जहां का हेरिटेज रग रग में बसा हुआ है, टूरिस्ट आना चाहते हैं। अगर वो तस्वीर देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पे कभी आनंद पाल गैंग सक्रिय हो जाती है, कभी राजू ठेठ गैंग सक्रिय हो जाती है, कभी कोई और दूसरी गैंग, कभी कोई अजय चौधरी सक्रिय हो रहा है, तो ये सब चीजें जो हैं, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, बुजुर्ग माँ बाप के सपने पूरे कर सकें, वो यूथ अगर आज इन स्थितियों में जाना शुरू होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते क्या भयावह स्थिति होगी वहां की। बात ये नहीं है कि बीजेपी के वक्त हुआ और कांग्रेस के वक्त नहीं हुआ। इसमें मेरा आपसे आग्रह ये है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करके सीधी बात पर आए जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करें, लेकिन मैं कम से कम ये कह रहा हूं कि जब ये शासन आता है तब क्यों अपराधी लोग थानों में बैठकर उनके साथ चाय पीते हैं?
ये मेरा प्रश्न है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और लबोलुआब बलजीत जी का भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हालांकि इनको बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे अच्छे से ध्यान है, नीमराना में फायरिंग हुई थी, उसका विरोध भी आपने काफी किया। भिवाड़ी आज राजस्थान का इकलौता, भिवाड़ी नीमराना, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो पूरा एक बेल्ट, राजस्थान में अगर कहीं इंडस्ट्रीज बहुत बड़े व्यापक स्तर पे कहीं है तो दुनिया के मानचित्र पे वो भिवाड़ी, टपुकड़ा, नीमराना ये है। लेकिन वहां के व्यापारी, पिछले दिनों जब मैं गया वहां पे किस स्टोरी के सिलसिले में, तो लोग बताते हैं कि हरियाणा के आसपास की अपने इधर के भी कुछ नए बच्चे, उम्र 19 से 24 साल, छोटे छोटे से गैंग्स बना करके वो हफ्ता वसूली शुरू करते हैं वहां। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस बात को लेके भी बहुत अनेकों बार हमने धरना प्रदर्शन पहले भी किया, एमएलए बनने से पहले भी किया, और मैंने विधानसभा में भी पहले सत्र में ये बात रखी थी। और हरियाणा टच होने के कारण हरियाणा में कोई दबाव बना या क्या हुआ, वो गैंगे अब इधर शिफ्ट होने लगी। और जो नई पीढ़ी के लोग बच्चे आते हैं, जो आप बता रहे थे अभी कि फेसबुक पे सेल्फी लेके वेपन्स के साथ फिर डालना, और मैंने पुलिस के अधिकारियों से कही कि भाई आप फेसबुक चेक करो, उससे पूछो इस बच्चे से कि कहां से लेके आया। और मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैंने पुलिस के अफसर से कही कि आप क्राइम सच में रोकना चाहते हैं क्या, सच में रोकना चाहते हैं तो आप बॉडी चेक करिए, आप जो खड़े होकर रोड पे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ज्यादा भी नहीं तो हर तीसरे चौथे या पांचवें के पास आपको हथियार अवैध मिलेगा, लड़के के पास। तो आप उठा करके अरेस्ट करिए या उनको जब्त करिए, तो डर होगा। अब एक शौक बन गया उनका कि हथियार मेरे पास है, तो जैसे स्टेटस सिंबल होता है ना किसी का, तो ऐसे वो उनका शौक बन गया कि मेरे पास हथियार नहीं है, इसका मतलब तो मैं कोई बावड़ा हूं, और हथियार रखता हूं इसका मतलब मेरा रुआब है। तो वो हथियार उसको अवेलेबल कौन करा रहा, आप पूछिए उससे कि भाई हथियार मिला, अब ये हथियार लाए कहां से आप, और जो लेके आए तो उनको पकड़िए। आप हैरानी की बात है, पुलिस पे फायर करके चले जाते हैं जो हरियाणा के बदमाश है, और कुछ नहीं कर पाती पुलिस। मतलब पुलिस में देखिए, मैंने जो कहा, एक तो नफरी पूरी नहीं है, एक उनके पास संसाधन नहीं है उनके पास। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में हो रही कानून व्यवस्था, आबकारी, न्याय और कारागार की, उसी को लेकर के हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बलजीत जी के पास में था। बलजीत जी, गैंग्स की बात है। गैंग, देखिए, अपराध तो होता है, उसके साथ में एक बड़ी चिंता हमारे लिए यह होनी चाहिए कि युवा पीढ़ी जो किसी मेडल के साथ खिलखिलाते हुए दिखने चाहिए, फेसबुक पे एक बड़ा पैशन सा बन गया है, एक टशन कहें कि यूथ एक कट्टा लेकर के और अपने अलग ही अंदाज में दिखते हैं। पिछले दिनों भी कई बदमाशों की इस तरह से फोटो वायरल हुए। ये मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। केवल ये तो है कि चले अपराध किसी ने क्या, पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, लेकिन जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा चलना शुरू हो गया, मुझे लगता है बहुत गंभीर होगा, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर जल्दी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी, जैसे लोग अब बिहार में कहते हैं कि वहां जरा से 1000-2000 के ऊपर मर्डर कर देते हैं बच्चे। अगर इसको कंट्रोल नहीं कर गया तो फिर आप चाहकर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बड़ा जोर आएगा करने में। अभी जो ये शौक चला है कि कट्टा लेकर के और फिर उसके साथ में फोटो फेसबुक पे डालना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, तो आप ये देखिए पुलिस कर क्या रही है, जब साफ साफ उसको पता है फला नाम का आदमी, उसकी ये फेसबुक, ये जो भी उसकी आईडी है, जो भी उसकी प्रोफाइल है, उसके ऊपर वो कट्टा ही कट्टा नहीं साहब, अत्याधुनिक हथियारों के साथ में अब माउजर वगैरह लेके फोटो डाल रहा है। तो वो थाना जब सबके पास है तो एसएचओ ये तो पूछे उससे बुला के, भाई आप ये लाए कहां से, आपने डाली कहां से, और वो जो लाया उससे गैंग का पता चलेगा, उसको अरेस्ट करो। और मेरे यहां तो मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप बॉडी चेक करवा लो एक बार। मैं कहता हूं, आपको गारंटी से कह रहा हूं मेरे बैरोड में कि हर चौथे पांचवें आदमी के पास आपको अवैध लड़के के पास हथियार मिलेगा। तो इससे ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है? आए दिन गोलीबारी होती है, आए दिन लूट खसोट होती है, आए दिन मर्डर होते हैं। तो ये सारी चीजों पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, समय रहते हुए इनको कंट्रोल करना चाहिए, वरना राजस्थान में शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो ये राजस्थान है, कई स्टेट जो बदनाम है क्राइम के मामले में,
उसी प्रकार से हमारा राजस्थान भी बदनाम हो जाएगा। आमतौर पे हिंदुस्तान में लोग ये मानते थे राजस्थान बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है और वहां पे रहने में वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई शरीफ आदमी को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये दूसरी गैंगें यहां आकर के नए नए बच्चों को गैंग में शामिल कर रही हैं और जिस ढंग से ये पनप रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपके पास आना चाहूंगा सुभाष जी। बहुत लंबे समय से एक बात सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश लगती हमारी सीमा है और मध्य प्रदेश, गुजरात और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो हमारा है ही। हमारे यहाँ पे हरियाणा की जिस तरह से सक्रिय हुई है, मीटिंग तो होती है, बॉर्डर को लेकर के मीटिंग होती है, कई बार चर्चाएं होती हैं, इंटर स्टेट ऑफिसर्स भी आते हैं, लेकिन कभी ये पूछा जाता है, आप लोग विधानसभा के सदस्य हैं, आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि मुझे ध्यान नहीं है कि किसी ने विधानसभा में मामला उठाया हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बात कहा हुआ है, अपने स्टेट की भी एक एडवाइजरी जारी हो रखी है कि इंटर स्टेट जो क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट, उनकी आंखों की पुतलियां, अब तो आधार आपके पास में है, सारा सिस्टम है, आज भी वो बदमाशों के नहीं है। ये मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूं, कई मामलों के अंदर हरियाणा के वांछित सीमावर्ती थानों के वांछित बदमाश जयपुर में पकड़े जाते हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं है। अगर वही कदकाठी के बारे में अगर कोई पीड़ित कहता है तो उसकी तस्वीर सामने आनी चाहिए। हाल ही में जो 3 अपहरणकर्ताओं जो विक्टिम थे और पूरी गैंग को पकड़ा, हरियाणा की वो गैंग थी, अगर उनके पहले के केसेस जितने सारे हैं, अगर वो रिकॉर्ड होता तो इतना वक्त लगना ही नहीं चाहिए था कि वो कहां हैं, उनके बारे में पता भी करना चाहिए कि कहां पे हैं वो, जनाब एक बार जरा देखें तो सही, कहीं गायब तो नहीं है। तो ये एक बड़ी ऐसी जड़ है कि आप लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं, मीडिया उठा सकता है, लेकिन मीडिया की अपनी एक लिमिट्स है। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा का वह वैभव जो वास्तव में जनप्रतिनिधि की आवाज से रविवार को भी दफ्तर खुले हुए देखे हमने, शायद हो सकता है वह वैभव वापस लौट रहा हो। आप लोग एक आवाज बनिए प्रदेश की, ताकि एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि क्राइम फ्री नहीं कर सकते, लेकिन उस जड़ को रोकने की कोशिश तो करें। देखिए, इसमें बलजीत जी ठीक कह रहे थे, हरियाणा प्रदेश में जो ही दबाव बढ़ा है बदमाशों पर, तो यहां बॉर्डर पर, बॉर्डर के थ्रू आते हैं, बॉर्डर की रिश्तेदारियां हरियाणा से हैं और कुछ दिनों के लिए तो वो अड्डा वहां बना लेते हैं। इसलिए पुलिस को भी चाहिए और वहां आम आदमी को भी चाहिए कि ऐसे शक के आधार पर किसी लोगों को, इस तरह के असामाजिक तत्वों को देखें तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कभी कभार लोग कह देते हैं यार अपने को क्या पड़ी है, लेकिन कभी न कभी उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, उस गांव की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनकी सूचना भी पुलिस को देनी चाहिए। तो मैं जिस तरह से अपने जयपुर में जो वारदात हुई, मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ समय के अंदर ही, और शायद 400 या 600 पुलिस वाले कितने थे वो, 600 पुलिस वालों को एक साथ लेकर रेड उन्होंने डाली और अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। लेकिन इतने दिन तक इस जयपुर जैसी राजधानी में उन लोगों का रहना, क्या यहाँ की सीआईडी, यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, इस बात पर सवालिया निशान नहीं लगता क्या? तो मैं चाहूंगा कि पुलिस भी मुस्तैदी से रहे और राजस्थान प्रदेश जैसा शांत प्रदेश आप ठीक करे हो कि उसमें भी ये हालात हैं, तो आज हरियाणा जैसे यूपी, बिहार ये नहीं बने। तो इसलिए समाज को, पुलिस को और इसमें जनप्रतिनिधियों को, सबको एक साथ मिलकर ये कदम उठाने चाहिए। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं, बड़ी एक रोचक बात संयम लोढ़ा ने कही कि हरियाणा, हिमाचल, पंजाब से निर्मित शराब गुजरात के बॉर्डर तक पहुंच जाती है। हम भी देखते हैं कभी 50 लाख का कंटेनर पकड़ा गया है, कभी 20 लाख का कंटेनर पकड़ा गया है, अभी ये हो रही है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, पिछले कई दफा इस तरह की स्थितियां भी बनी हैं कि एस्कॉर्ट कर रही है गाड़ियां, उनको टोल नाके से क्रॉस करा करके लेके जा रही हैं। ये बातें जो कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं आंख मूंदी जा रही है। हर साल जब बजट सत्र आता है, कानून व्यवस्था पे चर्चा होती है, उसके अलावा अनुदान मांगों पे चर्चा होती है। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, वास्तव में इसकी समीक्षा कितनी हो पाती है? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री के पास जब गृह विभाग होता है तो मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे कामकाज होते हैं, दैनिक
वो जिस प्रकार से उनको निगरानी करनी चाहिए, जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कर पाते मुख्यमंत्री। आज दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री को हाउस में तो रहना चाहिए था। डिबेट हो रही है गृह मंत्रालय पर, आपने प्रभारी बना दिया जो कि स्वशासन मंत्री हैं। उनके पास स्वशासन का विभाग का वैसे ही काम ज्यादा है, क्योंकि आप चाहे भले आप सदन में अंदर नहीं आए तो बाहर तो बैठ करके कम से कम उस दायित्व को निभाते हैं। आप नहीं है, आज फाइनेंस भी आबकारी भी है। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण जब आपका कोई हो रहा हो, आप मुख्यमंत्री अगर हाउस के प्रति समर्पित और ईमानदारी नहीं रखेगा तो इस स्टेट का कानून व्यवस्था सुधर कैसे पाएगी। उन्होंने एक बार बैठक ली पुलिस मुख्यालय में जाकर के, उसके बाद नहीं ली। मेरा कहने का मतलब है कि आप आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं कि आप सारे विभाग अपने पास रखना चाहते हो, फिर कहते हो कि व्यवस्था ठीक चलेगी। ठीक नहीं चल सकती। आप अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उन पर विश्वास कीजिएगा, उनको विभाग दीजिएगा। आप मुख्यमंत्री का तो कद बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज संभालिएगा, गृह भी आप संभालेंगे, फाइनेंस भी आप संभालेंगे, बाकी चीज भी आप संभालेंगे। तो आखिर इस स्टेट में जिस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही, देखिए आज आरोप लग रहे थे ना सीधे सीधे तौर पर, बजरी माफिया आज भी सक्रिय है, दारू माफिया आज भी सक्रिय है, रियल एस्टेट का माफिया आज भी सक्रिय है। ये तीन जो वर्ग है, यही तो थानों पर बंदियां देता है, पैसा देता है, उनको बिगाड़ता है, सब भ्रष्ट करता है। ये सारी बात मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि जो ईमानदार लोग पुलिस में थे इस बजरी माफिया के कारण बिगड़ गए, भ्रष्ट हो गए। अब आप कह देने से काम नहीं चलेगा, आप कार्रवाई कीजिएगा। अगर एक ट्रक जो 25,000 का है, अगर वो 75,000 में बिक रहा है, ये आपका डीजी कह रहा है, तो आज इसको सुधारेगा कौन? डीजी के कहने से थोड़ी होता है। डीजी का तो इकबाल बहुत बड़ा होता था। डीजी ये कह करके तो पुलिस की पोल नहीं खोल रहा, वो खुद की जो व्यवस्था संभालने चाहिए वो संभाल नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि डीजी लायक नहीं है, वो उसको हटाओ। ऐसी जरूरत क्या है ऐसे लोगों की? आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बजरी माफिया सक्रिय है, आप रोजाना मार रहे हैं, पुलिस के ऊपर हो रहा है अत्याचार, सब कुछ हो रहा है। अब अगर जो सहयोग नहीं कर रहा है उसको निपटा दो। ये सारी चीजें आखिर स्टेट को कैसे सुधारोगे? ये सब देखिए कौन लोग हो गए इसमें शामिल। अब क्योंकि शराब माफिया इतना नहीं है, क्योंकि शराब की दुकानें अलग अलग लाइसेंस हो गया, शराब माफिया सारे लोग बजरी माफिया बन गए। और वो कुछ कम्युनिटी है इसमें शामिल, कुछ कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल है, अपराधी किस्म के लोग ही उसको बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो चाहिए वहां पर। एक सवाल हो रहा मेरा, मैं आपसे और बलजीत जी से जानना चाहूंगा। बलजीत जी, आप हाउस के मेंबर पहली बार बने, लेकिन आपका संघर्ष मैं देख रहा हूं लंबे समय से है। पिछली बार बहुत मार्जिन से आप लूज कर दिए सीट को। अभी सुभाष पुनिया साहब का एक बात कहना था कि कांग्रेस जब आती है क्राइम बढ़ जाता है, या क्राइम की स्थितियां वास्तव में पहले से चली आती हैं? गवर्नमेंट का कोई मायने ही नहीं रखता, क्राइम तो हमेशा देखा जाता है, या वास्तव में कांग्रेस के वक्त ज्यादा बढ़ता है? नहीं, देखो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो ये देखता आ रहा हूं कि सरकार कोई भी आए, देखिए मैं आपको बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, कोई राजनीति इसमें नहीं कर रहा हूं। मैंने जो देखा, करीब 9-10 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूं, मैंने जो देखा कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, थाने के अंदर शराब माफिया का राज कभी भी रहता है, बजरी माफिया का, खनन माफिया का, और जो ये 2 नंबर के और तरह तरह के काम करने वाले लोग हैं, कोई केमिकल्स का करता है, कोई डीजल वगैरह का करता है, कोई किसी चीज का, जो भी 2 नंबरी लोग हैं उनका ही राज थानों में चलता है। उनको, और शरीफ आदमी और आपका जनप्रतिनिधि हो, मैं आपको कहता हूं एमएलए को लड़ना पड़ता है। एमएलए को मैं विधायक नहीं बनाता, उससे पहले मैं ये समझता था कि शायद मुझे अब लड़ना पड़ रहा है, और जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो शायद मेरी बात कहते ही तुरंत काम होने लगेगा, और जब मैं सरकार को सपोर्ट कर दूंगा तो फिर तो तुरंत की तुरंत होने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताने में मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है कि मुझे वो चोड़ा उतारना पड़ा, कि समर्थन उमर्थन गया, और मुझे ये स्टेटमेंट देना पड़ा एमएलए बनने के बाद कि मेरे यहां पे ये गलत काम किया, होटलों में वेश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे थे, वही लोग थाने में बैठे रहते, शराब माफिया वही थाने में बैठे रहते, लोग आके कहते भूमाफिया बैठे रहते। तो एमएलए बनने के बाद मुझे कहना पड़ा कि मैं थाने को घेर लूंगा, थाने के ताला लगाऊंगा अगर नहीं हुआ। एमएलए बनने के बाद मेरे ही लगाए हुए अफसर थे, कोई दूसरे के लगाए हुए नहीं थे, मेरे ही कहने पे लगे हुए थे। लेकिन आप देखिए उनको भी एमएलए इतना बुरा लगने लग गया कि एमएलए तो हमारे सारे धंधे ही बंद कर रहा है। और मुझे कुछ लोगों ने कही, कुछ अफसर जो लगना चाहते थे, जो मेरे पास आए थे कि हमें लगवा दो यहाँ पे, उन्होंने कहा अच्छा हम नहीं लगे, हम तो फंस जाते, एमएलए तो न खा रहा है न खाने दे रहा है।
एमएलए तो सारे धंधे ही बंद कर रहा है, वेश्यावृत्ति बंद करा दी, अवैध शराब की बंद करा दी, भूमाफियाओं को कंट्रोल कर दिया, अवैध खनन बंद करा रहा है, तो इसका मतलब हमारे धंधे चौपट कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा एक तबका है, तबका जो मेरे बैरोड में मैंने जनता के सामने कही, पूरे बैरोड में आप हैरान हो जाओगे कि मात्र 25 लोग हैं, 2 दर्जन लोग, 25 लोग, वही शराब माफिया, वही खनन माफिया, वही होटल माफिया, वही भूमाफिया, वही केमिकल माफिया, वही दूध माफिया, और उन्हीं का पूरा राज चलता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस आओ। पहली बार संघर्ष करके जनता को मैंने आह्वान किया कि आप खुद सड़कों पे आ जाओ, जरूरत पड़े तो विधानसभा घेरेंगे, लेकिन इनसे लड़ेंगे। बैरोड को बर्बाद 2 दर्जन लोग कर रहे हैं। ये 2 दर्जन लोग करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, ओडी लेके घूम रहे हैं, लेकिन आम आदमी वो बर्बाद हो रहा है। आम आदमी की औलाद नए नए बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ला ला करके, नए बच्चे स्कूल के हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाते हैं, ओडी में घुमाते हैं, उसको होटलों में ले जाकर शराब पिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, फिश खिलाएंगे, ऐश कराएंगे, घुमाने ले जाएंगे, विदेश घुमाने ले जाएंगे, और उसके ऐसा चश्मा चढ़ा देंगे कि वो इनोसेंट लड़का, एक किसान का बेटा, वो बाप को दुश्मन समझेगा, उसको रोकेगा तो, और वो उसको गॉड फादर भगवान मानने लगता है, और वो उसको कहता है इसको गोली मारी आओ, तो उसके कहने पर गोली मारी जाता है। ये स्थिति हो जब उसको लगता है कि ये तो पता नहीं क्या है, वो कहता है कि मैं तेरे को ऐश कराऊंगा। और सर मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, एक होंडा का मैं नाम लेके यूं नहीं बताऊं कि कल उस पे आए, एक गुप्ता जी हैं, उसका एक मोटरसाइकिल का शोरूम, मेरे मित्र मेरे साथ पड़े हुए। एक दिन मैं गया तो उसने कहा कि मैं आपको आज हैरानी वाली बात बताऊं कि एक लड़का आया, वो 1 साल पहले नाबालिग था, वो मुझे इसलिए पता पड़ा कि मोटरसाइकिल ली थी मुझसे, तो उसने लोन करवाने लगा, तो नाबालिग होने के कारण उसको लोन नहीं मिला, तो मुझे पता चला ये नाबालिग है। 1 साल बाद वो आया और वो चाबी का बोले छल्ला ऐसे घुमाता आया मेरे पास, तो मैंने उस पर तो ध्यान दिया नहीं, और मैंने उससे कहा, बोले छोटा था ऐसे तू, तड़ाके से मैंने बात करके, अरे तेरे को बिल्कुल ही लखन नहीं, उस मोटरसाइकिल की सर्विस तो करा लेता, वो फ्री सर्विस है, तूने वो भी नहीं कराई है, तो 1 साल में आ रहा है। मैं उसको बोले थोड़ा डांट के बोलने लगा, तो बोले एकदम से बोला, अरे सेठ कौन सी मोटरसाइकिल, किसकी बात कर रहा है तू, तो कभी कभार की दे दी चले चपाटू मैंने, तो बोलो क्या, बोलो मैं तो वो चाबी दिखाई, मैं तो फॉर्च्यूनर ले ली मैंने। तो बोले मैं एकदम हैरान रह गया, यार कौन सा बिजनेस कर रहा है जो तूने फॉर्च्यूनर ले ली, मोटरसाइकिल लोन पे ले रहा था, मतलब ये सत्य घटना बता रहा हूं, उस बिजनेसमैन की कही। तो फिर बोले क्या काम धंधा कर दिया, तो बोले मुझे वो जैसे ट्रेगर का इशारा करके बोले ये कर दिया हमने। बोले मैं समझा नहीं, बोले बस रिवॉल्वर लेके चलो, लूटो और मजे करो, सेठ ये चालू कर दिया आपने। तो बोले मेरे कप भी छूट गई वहां कि कहीं आज मुझे तो लूटने नहीं आया। बोलो जिसको मैं यूं कह रहा था ना छोटा समझ के तू, उसको मैंने भाई साहब कहना चालू कर दिया कि भाई साहब आप चाय पियो, ठंडा पियो, एक्चुअली मेरे तो बच्चे की तबीयत खराब है, और बोलो मेरे कप भी चढ़ गई, हार्ट मेरा ब्लॉक ना हो जाए और मुझे घर जाना पड़ रहा है। मैं यूं डर गया कहीं आज में से फ्री में कोई 5 मोटरसाइकिल ना दिलवा दे चलूं को, अकेले दे लो। तो ये अब बताओ, जो लड़का उस लाइन पे जाके 1 साल में वो कह रहा है मैं फॉर्च्यूनर में आ गया हूं, और बिना शर्म के कह रहा है कि मैंने लूट खसोट का धंधा चालू कर दिया, लूट खसोट का। तो आप देखो कि नई पीढ़ी के लोग, नादान लोग कैसे इनसे प्रभावित होकर कहां जा रहे हो। और वो गाड़ियों, कई उदाहरण मिले कि चलती हुई गाड़ी से, हाईवे पे हमारे वहां चलती हुई गाड़ी के आगे आपको गाड़ी लगाएंगे, कितने उदाहरण, आपकी गाड़ी को आगे लगाएंगे तो आप सोचोगे शायद मैंने गाड़ी भिड़ाई नहीं, मैं गलत नहीं चला, मुझे क्यों रुकवा रहा है। तो शरीफ आदमी रुकेगा, भाई बताओ क्या बात है, उसको रुकवाते रिवॉल्वर लगा के उसकी गाड़ी में घुस जाएंगे, उसका मुंह बांध के पीछे पटक देंगे, उसकी गाड़ी को लेकर जाएंगे, जो ज्वेलरी पैसे जो भी है उसका सब कुछ लूट लिया जाएगा। तो ये धंधा बना लिया बहुत से लोगों ने। तो इसलिए मैंने इसके खिलाफ खूब आंदोलन करे कि मैं इनको रोके, गश्त बढ़ाए, ऐसे लोगों को कंट्रोल, हाईवे पे। आमेर से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। पिछले दिनों एक मेवात गैंग थी कोई, आमेर से निकलते ही कोई परिवार मैरिज में जाकर उसकी बोलेरो को चंदवाजी से पहले कब्जे में लिया और उसके बाद में उसको लेकर रवाना हो गए। और ये तो क्या एक आईएएस अधिकारी के परिवार के साथ ये हादसा हो चुका है। ढाबे पे वो रुके और वहीं से अगवा कर लिए और फिर उनके पेरेंट्स के साथ में माताजी पिताजी थे। तो देखिए बात यह है, सुभाष जी की चिंता का विषय है, सरकार किसी की भी हो लेकिन प्रदेश स्थायी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है, हम चाहे मीडिया से जुड़े हों, चाहे आप विधायिका से जुड़े हों, लेकिन वास्तव में स्थितियां बहुत चिंताजनक बनती जा रही हैं। और सरकार किसी की भी हो, आपने बात तो कही कि कांग्रेस के वक्त ज्यादा हो रहा है। अभी जैसे विधानसभा में बजरी माफियाओं की चर्चा शुरू हुई,
बजरी माफियाओं को लेके आपकी पूर्ववर्ती सरकार पे भी खूब आरोप लग रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना पहले से भी है कि आंकड़ों पे आरोप प्रत्यारोप में महज एक छोटा सा हम सियासी पारा चढ़ा सकते हैं, सियासत की बात कर सकते हैं, लेकिन स्थायी राजस्थान के हल का कुछ हम नहीं बात कर रहे हैं कि इसका वास्तव में हल क्या है। आज आप भी चिंता के, आपके लिए भी चिंता है, बलजीत जी के लिए भी चिंता है, सबके लिए चिंता है। और ये सिर्फ कहूंगा मैं इनको, इनके लिए कोई जनप्रतिनिधि मायने नहीं रखता है, कौन किसकी कब सुपारी दे दे। हालात आने वाले दिनों में ये हो सकते हैं क्योंकि उस यूथ के बोलेगा नहीं जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ, क्योंकि उस यूथ के ये चस्का लगेगा कि ये फोकट का पैसा किस तरह से आ जाता है। ये तो बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट आपके बीच में बात काट के, कि जब मैंने शराब माफियाओं के खिलाफ एमएलए बनते ही मैंने कहा ब्रांच नहीं खुलने दूंगा, मैं ये होटलों में वेश्यावृत्ति नहीं होने दूंगा, मैं ये दूध में सिंथेटिक दूध बनता था और दूध हाईवे पे टैंकरों से चोरी होता था सरेआम, सब रुकवाए मैंने। जब मैंने रुकवाए तो लोग मुझे सलाह देने, शरीफ आदमी ये आते थे, भाई साहब थोड़े गनमैन वनमैन रखो, आप आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप इनकी इतनी बड़ी कमाई को बंद कर रहे हो, इनको बर्दाश्त कैसे होगा। तो आप लगाओ कि एक शरीफ आदमी यूं डर रहा है, एमएलए दुस्साहस कर रहा है, और एमएलए को सेफ्टी रखनी चाहिए। बताओ कितनी चिंता में, आने वाले टाइम में इनको कंट्रोल नहीं किया तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके खिलाफ बोलने। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुंबई वाले भाईजान बन जाएंगे। बिल्कुल सुभाष जी, चिंता ये होनी चाहिए, बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है यहाँ पे। यहाँ इश्यू है कि भविष्य की चिंता हमें करनी चाहिए। जो हम आज मैक्सिमम जो सदस्य बात कर रहे थे वो थोड़ा सा अपनी वर्तमान स्थितियां, हालात से अवगत करा रहे थे, जो चीजें सब देखते हैं। लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी पीड़ा है ये प्रदेश की, जिससे दो चार हो रहे हैं। चलिए राजधानी है, राजधानी में अभी से अछूती नहीं है। कई केस इस तरह के आए कि हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे और कहीं के किडनैपर्स हो, उनकी शरणगाह जैसी बन गई है। और ये बात तो सही है कि जनता को इसमें थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है। लेकिन आप भी बॉर्डर एरिया से जीत के आते हैं, ये इनका भी बॉर्डर एरिया है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं, सुनते हैं कि आज दिल्ली अगर आपको जाना है, दिन हो चाहे रात हो, किस्मत आपकी एक आप सही सलामत चले जाएं। कब किसके निशाने पे कौन कहां कैसे आ जाए कोई पता नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये एक चिंता होनी चाहिए। इश्यू ये नहीं है कि चलिए इनके वक्त ज्यादा अपराध हुआ, हमारे वक्त कम हुआ, हमारे वक्त कम या उनके वक्त ज्यादा। सवाल यह है कि भविष्य की चिंता जो होनी चाहिए वो या तो पुलिस को फ्रीडम नहीं है, या पुलिस में ऐसे तत्व निकल करके उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें एक बात कहूंगा, जब तक आप ये बात भी सही कह रहे हो कि आरोप प्रत्यारोप नहीं करें, नहीं करिए, पुलिस करिए और पुलिस का काम करने दें। लेकिन पुलिस जब भी फ्री हैंड होगी जब पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रहेगी। सीधी सी बात तो बिल्कुल ठीक बात है। जब तक ये होगा कि भाई फला जनप्रतिनिधि और उस जनप्रतिनिधि के कहने से फला एसएचओ लगेगा, एसपी को फोन कर देते हैं, आईजी को फलाना एसएचओ लगेगा, तो वो निश्चित रूप से उस जनप्रतिनिधि की सेवा करेगा। और जनप्रतिनिधि के जो भी चहेते होंगे, वो चाहे वो कोई माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे डीजल माफिया हो, चाहे वो लकड़ी माफिया हो, उनको वहां का जनप्रतिनिधि संरक्षण देने का काम करेगा। तो पुलिस से अपन क्या उम्मीद करेंगे। तो मैं इसमें सीधा सीधा एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। लेकिन सर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, सर ने बात तो अच्छी कही, बात तो अच्छी कही, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहने में तो अच्छी लगती है बातें, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि उल्टे सीधे काम करवाते हैं पुलिस से, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने प्रैक्टिकली देखा सर, मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप उसको बिल्कुल फ्री करके ऐसा ना हो पुलिस निरंकुश हो जाए, फिर पुलिस किसी की सुने ही नहीं, क्यों पुलिस पे अंकुश ही खत्म हो जाए। क्यों मैंने सर मैं थोड़ी आपकी मनसा बिल्कुल साफ अच्छी है, बहुत मैं उसकी तारीफ करता हूं, आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैंने ये चीज भी देखी है कि कुछ पुलिस के अफसर इतने बेलगाम हो जाते हैं वो कि अगर जनप्रतिनिधि कमजोर है किसी जगह का तो भू माफिया, शराब माफिया, जनक क्या क्या होता है, और वो खिल्ली उड़ाते हैं जनप्रतिनिधि की क्या औकात है। आप मजे करिए। बिल्कुल, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक बात जरूर है, देखिए आज भी आप देख लीजिए, मुश्किल से 200 विधायकों में से 20 विधायक ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट टाइप का होगा। लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं 180 विधायक बिल्कुल जनप्रतिनिधि के रूप में ही है। और वास्तव में जो बलजीत जी कह रहे हैं,
आप दखलंदाजी इस अंदाज में मत करिए कि उसको छोड़ को मेरिट्स के आधार पर, लेकिन ऐसा भी नहीं हो किसी गरीब के साथ में अन्याय होता रहे, क्योंकि पुलिस की आए दिन जिस तरह की कहानियां सामने आती है, चौंकाने की बात है, चौंकाने की बात है। अब बताइए, मेरा नाखून उखाड़ ले किसी महिला के, हमारे ही चैनल पे एक पीड़ित हमारे पास में आकर के गया, उसको ट्रॉली भेज दी, थाने में खड़ी हुई ट्रॉली भेज दी। जब लगा पुलिस वालों को कि ये मामला कल को खुल जाएगा, उससे वापस बुला लिए, पैसे नहीं दिए, हमने डीजी से मिलवाया उसको और पूरी रिकॉर्डिंग उसको दिखवाई। 3 थाने के लोगों को फिर जो थे उनको सस्पेंड करवाया। तो ये तो होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि क्यों ना जनप्रतिनिधि की हो। आप बात दूसरी ले गए, राजनीतिक दखलंदाजी की बात मैं कर रहा हूं पोस्टिंग में। हाँ, वो बात है बिल्कुल। और राजनीतिक दखलंदाजी क्यों नहीं होगी? जनप्रतिनिधि अगर सजग नहीं रहेगा, कहीं गलत काम होगा, वो पुलिस को नहीं कहेगा क्या? वो तहसीलदार को नहीं कहेगा क्या? एसडीओ को नहीं कहेगा क्या? कलेक्टर को नहीं कहेगा क्या? मेरा मतलब है उनकी पोस्टिंग में। मैंने मिनिस्टर से कहा कभी भी कि मैं, जैसे मेरी बात कहता हूं कि मेरे कहने से कोई अफसर मत लगाइए आप, कोई भी, मैं नहीं कहूंगा, किसी को भी नहीं कहूंगा कि मेरे तहसीलदार लगाओ, एसडीएम लगाओ, एसएचओ लगाओ, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन गलत करेगा तो आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको उस एक्शन लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर चाहे फिर दूसरा किसी को भी लगाइए आप। लेकिन गलत करेगा तो आप कार्रवाई करो। इतना सा जनप्रतिनिधि की बात को रखो आप, कहने से हमारे मत लगाओ। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्स लगे, वाई लगे, जेड लगे, सिर्फ काम करने वाला लगे, कोई भी लगाओ आप। तो मेरा इसमें यही तो कहना था कि भाई पोस्टिंग में राजनीतिक की दखलंदाजी नहीं हो, नहीं तो वो उस जनप्रतिनिधि के कहने से उल्टे सीधे काम करेगा। और राजनीतिक दखलंदाजी तो क्यों नहीं होगी जब जनप्रतिनिधि चुना किस लिए जाता है? कि जन समस्याओं के लिए लड़े, गलत काम हो रहा है उसका विरोध करे और उसके लिए धरना भी दे और जो भी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी हुई हैं कि भविष्य की चिंता को लेकर के सदस्य हैं, वो काफी अनुभवी हैं, दूसरों से सीखते भी हैं, देखते भी हैं, काफी रोचक बातें भी कह रहे हैं, पुलिस के प्रति हमदर्दी भी है। 4 विभागों के अनुदान मांगे हैं, लेकिन चर्चा पुलिस और जेल पे आ रही है। जेल की स्थितियां क्या हैं, जेल की क्या व्यवस्था है? जेल में कई जगह 4G के टावर लगाए भी गए, लेकिन हम क्या है कि जैसे आपने भी कहा कि हम डंडे पे डिपेंड करते हैं, सामने वाले के पास में AK-47 होती है। आज भी जो जेल है उनमें जेवर 4G के लगने की प्रक्रिया चल रही है, जब 5G आने वाला है। 3G के चल रहे हैं, 4G का मोबाइल होता है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, जिसका मुझे लगता है कि अभाव है। आज क्यों ना इस तरह की कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट में कमेटी होती है, वो कमेटी जाके कहीं भी जा सकती है। आज आप लोगों को भी इस बारे में स्पीकर से बात करनी चाहिए कि साहब जेल में कोई कमेटी जा सकती है, हॉस्पिटल में जा सकती है, बस स्टैंड पे जा सकती है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विधायिका की नोटिस में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये आप लोगों को करना चाहिए इसमें स्पीकर के माध्यम से कि हमारी कमेटी अमुक जगह जाना चाहती है, 5 लोगों की कमेटी जाए, 7 की जाए, गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, पैसा जनता का लग रहा है, हम देखना चाहते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है। एक वास्तव में एक विधायिका की ऑडिट का यह प्रचलन होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सुझाव जरूर अध्यक्ष को देना चाहिए। आखिरी सवाल मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सारी चीजें, बढ़ते अपराध, आरोप प्रत्यारोप, सारी चीजें चलेंगी, लेकिन क्या वास्तव में यह माना जा सकता है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि सॉल्यूशन के ऊपर हम जाएं? ये डिबेट रात 12 बजे तक चलती भी है, खूब चर्चाएं भी चलती हैं, नोट डाउन भी होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन वास्तव में इंप्लीमेंटेशन की स्थिति क्या रहती है? देखिए योगेंद्र जी, कल मैं जब विधानसभा अध्यक्ष पूर्व विधायकों के उसमें बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि कमेटी अभी बनी है इनकी, अब ये 1 साल करीब 6 महीने बीत गया जब कमेटी बनी है। 6 महीने बाद, क्योंकि नए विधायकों को तो पता नहीं होता कमेटी का सिस्टम क्या होता है, ये सारी कमेटीज जाती हैं सब जगह का चेक करने का, इनको तो कमेटी तो इतनी पावरफुल होती है। देखिए का सेशन चलता है जब तो कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है, केवल बात कह देंगे और कितना कारगर तरीके से होगा वो तो अभी जब जवाब आएगा, जब मालूम पड़ जाएगा कि इनकी बातों का कितना प्रभाव सरकार पर पड़ा। लेकिन जो कमेटी इनकी होती है उसमें अधिकारी कोई आता है तो ओथ लेकर के बोलता है, कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विधायक सक्षम तरीके से पूछता है तो देखिए कमेटी तो सस्पेंड करने का अधिकार रखती है, सरकार को सीधे तरीके से घेरने का अधिकार रखती है, कोई उसमें कोई वहां पार्टी नहीं होती, वहां विधायक होता है। समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन ये बात तय है कि विधायिका की मजबूती का अवसर है, होनी चाहिए। 25 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए कि वास्तव में विधायिका की मजबूती के आधार क्या थे, स्तर क्या था,
और किस तरह से आज सबसे बड़ी जो विडंबना यह है, पिछले कुछ साल से आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप सदन में प्रदेश में रहेंगे, आप अगर मुख्यमंत्री नहीं हैं तो हाउस में नहीं रहेंगे। ये बड़ी एक मैं कहूंगा कि पीड़ा की बात है। भैरव सिंह शेखावत का वक्त रहा हो, चाहे हरदेव जोशी का वक्त रहा हो, चाहे शिवचरण माथुर का वक्त रहा हो, जब वो हाउस के मेंबर रहते थे तो चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, जब तक विधानसभा चलती थी भैरव सिंह शेखावत बैठते थे वहां पे। और मुझे लगता है कि जब सीनियर लीडर्स बैठते हैं तो उस हाउस की गरिमा कुछ अलग ही अंदाज में होती है और एक कोशिश करनी चाहिए। और बात केवल चर्चा की नहीं, चर्चा होनी चाहिए, हाउस इसी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो और क्यों हो, कब हो, इसको लेकर के चर्चा के साथ ही सार्थकता की आवश्यकता है। जब मुझे लगता है कि विधायिका जिसे हम पवित्र सदन कहते हैं उसकी मर्यादा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।